चलेगा, आ जाएगा, ठीक है। अच्छा पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है? ओके, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डज नॉट अंडरगो एनी वॉल्यूम चेंज, ठीक है। ठीक है, मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ, मैं एक काम कर लेता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूला शीट बता देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज है थर्मो में मैं सब बता देता हूँ, ठीक है ना। थर्मो से सवाल है, सवाल तो बहुत सिंपल है, थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करूंगा मैं, थर्मो केमिस्ट्री की बात नहीं करूंगा, थर्मोडायनेमिक्स की बात करूंगा, ठीक है। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं सब बता देता हूँ। जो सवाल है उसी से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। सवाल में यू पूछ रखा आपके पास, ऐसा कौन सा थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा? तो सिंपल है, तो आपको पता भी है, ठीक है ना। तो बताइए कौन सा ऐसा हो जाएगा? आइसोकोहरिक, आइसोकोहरिक, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? आइसोकोहरिक, ऐसा याद रखना, आइसोकोहरिक। आइसोकोहरिक प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? आइसोकोहरिक। मैं पूरी थर्मोडायनेमिक्स बता रहा हूँ एक साथ ही, ध्यान से देखते रहना, मैं पूरी थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले एक साथ बता रहा हूँ जो लगेंगे। आइसोकोहरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होगा जिसमें वॉल्यूम चेंज, जितना वॉल्यूम इनिशियली होगा उतना वॉल्यूम, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वॉल्यूम जीरो होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वॉल्यूम जीरो होगा। आप एक प्रोसेस करवा रहे हैं, इनिशियली वॉल्यूम आपने अगर 2 लीटर रखा था और फाइनल वॉल्यूम भी कितना है? 2 लीटर है, तो वॉल्यूम में चेंज कितना आया? स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने में, इनिशियल से फाइनल जाने में वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वॉल्यूम जीरो था, वॉल्यूम कांस्टेंट था। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम नहीं बदल रहा। सो सच प्रोसेस, सच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर नोन एज आइसोकोहरिक प्रोसेस, ठीक है। अब बाकी आपको पता है, बताइए आइसोबारिक, बताइए बार, बार किसका यूनिट हो जाता है? ठीक है, तो बताइए इसमें डेल पी कितना होगा? चेंज इन प्रेशर इज, बट प्रेशर इज, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइसोथर्मल बता दीजिए, क्या ही बात है, आइसोथर्मल, ठीक है। डेल टी इज इक्वल टू, बट टी इज इक्वल टू, ठीक है, ओके। एडियाबैटिक बता दीजिए, जल्दी। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज जीरो, ठीक है ना, डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो। या अगर हीट एब्जॉर्ब भी हो रहा है तो वो सारा का सारा आपका इंटरनल एनर्जी में वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। एडियाबैटिक में ध्यान दीजिएगा, चेंज जीरो आ जाएगा, हीट में कितना आ जाएगा? चेंज जीरो। ये इंपॉर्टेंट है जो नंबर 5 में बताने वाला हूं, ये इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो जाए, ठीक है ना। मान लीजिए कुछ इस तरीके से अगर आपका कोई प्रोसेस है, ऐसे 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 कोई प्रोसेस था, मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से बी, बी पॉइंट से सी और सी पॉइंट से फिर से ए, तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोल दूंगा? साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना। जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म किया, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाता है। साइक्लिक प्रोसेस में आप 2 चीजें ध्यान में रखोगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शंस का वैल्यू, किसका वैल्यू? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शंस का मतलब वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज जो सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। स्टेट फंक्शंस का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? बताइए क्यों जीरो हो जाएगा? क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो स्टेट फंक्शन का वैल्यू डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पे। इनिशियल और फाइनल सेम ही है तो बदल नहीं रहा, तो इसका मतलब स्टेट फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा? जीरो आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और पाथ फंक्शन का वैल्यू, पाथ फंक्शन, अब पाथ फंक्शन तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। सर ये जीरो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अगर इनिशियल और फाइनल, ध्यान से सुनना, पाथ फंक्शन इस पे डिपेंड नहीं करता, बट अगर ऐसा हो जाए कि इन वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस करके ये सारी की सारी एक दूसरे को कैंसिल कर दे, रिजल्टेंट जीरो हो जाए, तब पाथ फंक्शन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अदरवाइज इनिशियल और फाइनल के हिसाब से देखें तो तब जरूरी नहीं है कि ये जीरो हो, तो ये जीरो हो भी सकता है और ये जीरो नहीं भी हो सकता है। सो मे और मे नॉट बी, ये इंपॉर्टेंट बात एक और, मे और मे नॉट बी जीरो। ये जीरो हो भी सकता और जीरो नहीं भी हो सकता, बट स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो, स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अच्छा बताइए पाथ फंक्शन में, ये इसमें से कुछ सवाल बहुत सारे ऐसे हैं जो नीट में ऑलरेडी आ रखे हैं। पाथ फंक्शन में आप सिर्फ 2 चीजें ध्यान में रखोगे, क्यू एंड डब्ल्यू। क्यू एंड डब्ल्यू आर पाथ फंक्शंस। ना ही हीट आपका इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, ना ही वर्क। ये डिपेंड करते हैं कि आप किस पाथ से चेंज लेके आ रहे हो, ठीक है, पाथ पे डिपेंड कर जाता है। बट ये दोनों पाथ फंक्शन है, दोनों पाथ फंक्शन है। बट सम ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू, दैट इज क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस, दिस इज द स्टेट फंक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी नीट में रखा है, ठीक है। क्यू और डब्ल्यू दोनों पाथ फंक्शन है, बट दोनों का सम किसके बराबर?
स्टेट फंक्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग Q प्लस W U के बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, और इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होगा। तो Q प्लस W एक स्टेट फंक्शन है, बट Q और W को अगर मैं अलग से पढ़ूं तो ये क्या हो जाएंगे, पाथ फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा स्टेट फंक्शंस में कौन कौन आ जाएगा फिर सर? इसके अलावा जो भी बचा वो स्टेट फंक्शन में आएगा, चाहे आप इंटरनल एनर्जी की बात कर लो, चाहे टेम्परेचर की बात कर लो, वॉल्यूम की बात कर लो, प्रेशर की बात कर लो, जिनके साथ ये लगा रखा मैंने, ठीक है ना। या इसके बाद बात कर लो एंट्रोपी की बात कर लो, सारे के सारे किस में आ जाएंगे, स्टेट फंक्शन। वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये वाले ध्यान में रखना, इसके अलावा जो बचे वो इसमें डाल देना, स्टेट फंक्शंस में आ जाएंगे आपके। ठीक है, यह जाएगा जी आपका कौन सा प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ये ना, इसी है ना ये वाला, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिए, इसके बाद इस पे इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है थर्मोडायनेमिक्स में, और इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी से। 23 में भी सवाल था, 23 में भी सवाल था, वापिस सवाल बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। कौन सी प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, अच्छा याद कैसे रखोगे, आई से इंटेंसिव, आई से इंडिपेंडेंट, याद रखना इसको, आई से इंटेंसिव, आई से इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होंगी जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेंगी, कि आपके सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस प्रेजेंट है उस पर डिपेंड नहीं करेंगी। तो ये क्या होंगी, ये होंगी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट, क्वांटिटी इंडिपेंडेंट, मतलब आपके सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस प्रेजेंट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इनको हम क्या बोल देंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो डिपेंड करेंगे उनको हम क्या बोल देंगे, ठीक है, इसको याद रखना इसी हिसाब से, फिर बता रहा हूं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, पेपर में आएगा कंफ्यूजन हो जाएगा। आई से इंटेंसिव, आई से इंडिपेंडेंट, मतलब जो कितना अमाउंट है उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सटेंसिव वो जो डिपेंड करेंगी। ठीक है, अच्छा अगर डिपेंड करेंगी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, वहां से सवाल आता है। इनमें एक्सटेंसिव में जो डिपेंड करेंगे, मैं पहला लिख लेता हूं मास, बिल्कुल एक्सटेंसिव होगा। मास है 2 kg है, किसी का 4 kg है, तो ऑफकोर्स डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, एक्सटेंसिव है। ठीक है, मास आ गया पहला। सेकंड लिख लेता हूं मैं वॉल्यूम, सेकंड क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी डिपेंड करता है किस पे, वॉल्यूम भी डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस सिस्टम में प्रेजेंट होगा। तीसरा आ जाएगा मोल, तीसरा क्या आ जाएगा, मोल। ठीक है, 3 तो याद रख लेना आप, मास, वॉल्यूम और मोल, ये कौन से प्रॉपर्टीज हैं, एक्सटेंसिव। ये डिपेंड करते हैं कि आपके सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस प्रेजेंट था। जितना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस ज्यादा प्रेजेंट होगा, मास उतना ज्यादा, मोल उतना ज्यादा, वॉल्यूम उतना ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, इसके बाद जितनी भी तरह की एनर्जी से रिलेटेड आपकी टर्म्स आ जाती हैं, वो सारी की सारी एक्सटेंसिव में आ जाती हैं। जितनी भी तरह की एनर्जी से रिलेटेड टर्म आ जाती हैं, इंटरनल एनर्जी आ गया आपका, एंट्रोपी आ गया आपका, या इसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी आ गया आपका, एंथैल्पी आ गया, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो उसके बाद मैं लिख लेता हूं, मैं इसमें लिख लूं, समझ जाओगे जी, व्हाट इज जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज एच, एंथैल्पी, व्हाट इज एस, एंट्रोपी, व्हाट इज यू, यू आर ई, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी, ये भी कौन से प्रॉपर्टीज हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में एक और चीज आ जाती है आपकी हीट कैपेसिटी। मैं ऐसा लिख लेता हूं CH, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी भी कौन सा प्रॉपर्टी आ जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप चाहो तो इन वालों को याद रख लो और इसके अलावा जो बचे वो इसमें डाल दो, आप चाहो तो इन वालों को याद रख लो, इसके अलावा जो बचे उसमें डाल दो। ठीक है, दोनों याद नहीं होंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर बता रहा हूं, किन्हीं एक को याद कर लो, इसके अलावा जो बच रखे हैं वो दूसरे वाले में होंगे, ऑब्वियस है। ठीक है, सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी वाली, जो डिपेंड नहीं करेंगी कि आपके सिस्टम के अंदर, सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ठीक है, पहली एग्जांपल इसमें क्या, इसके अलावा जो बची क्वांटिटीज वो बता दीजिए। टेम्परेचर बच गया ना, ठीक है, और टेम्परेचर से रिलेटेड जो चीजें बचेंगी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, या वेपर, नहीं एक वेपर प्रेशर इसमें मत डालना, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये मोल पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ये मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर से रिलेटेड जो चीजें आ गई। ठीक है, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर इन क्वांटिटीज को मोल से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, मोल से डिवाइड कर दो, वो इंटेंसिव बन जाती है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर किसी भी 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड कर लो तो आपको जो नया प्रॉपर्टी मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख लेता हूं डेंसिटी, सिंपल सा है तो पूछता नहीं है बट पता होना चाहिए, डेंसिटी। क्यों, क्योंकि डेंसिटी किसके बराबर, और मास भी क्या है आपका, एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी क्या है, तो डेंसिटी क्या आ जाएगा,
इंटेंसिव आ जाएगा। ठीक, अच्छा अगर मैं लिख लूं मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम Vm, अगर मैं मोलर वॉल्यूम लिख लूं, बताइए मोलर वॉल्यूम एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है? इंटेंसिव है। काहे को इंटेंसिव है? क्योंकि सर वॉल्यूम को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? मोल से। वॉल्यूम भी कैसा? एक्सटेंसिव। मोल भी कैसा? एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव किसके बराबर? इंटेंसिव के बराबर। ठीक है, इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फिक्स क्वांटिटी है, ये वैरी नहीं करता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप वाटर का देख लो फिक्स है, किसी मेटल का देख लो फिक्स है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट पे कुछ होगा दूसरे पॉइंट पे कुछ होगा, ये फिक्स है। चाहे आप क्वांटिटी कितना भी ले लो तो ये भी क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी, थिकनेस, ठीक है, विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है ना, विस्कोसिटी भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट, नीट में भी आ रखा है, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू कौन सा? पीएच वैल्यू। ठीक है ना, तो मान के चलो मैं आपको बोल दूं कि HCl का पीएच वैल्यू है 2, या HCl का पीएच वैल्यू मान के चलो मैं बोल दूं 1 है। ठीक है, अब इसका ये मतलब होगा कि जितना भी आपके पास एसिड प्रेजेंट होगा, चाहे वो 1 लीटर हो चाहे वो 2 लीटर हो, पीएच वैल्यू सेम रहेगा, वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। सो पीएच भी क्या आ जाएगा आपका? इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, बताइए क्यों? हीट कैपेसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है? और मैंने किससे डिवाइड कर दिया? मोल से। पर मोल देख रहा हूं मैं, मोल से डिवाइड कर दिया तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव फिर से क्या बन गया? इंटेंसिव बन गया। सो मोलर हीट कैपेसिटी Cm कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैं किससे डिवाइड कर देता हूं? मास से। हीट कैपेसिटी अपॉन मास, हीट कैपेसिटी अपॉन मास। मास भी कौन सा? एक्सटेंसिव। हीट कैपेसिटी भी कौन सा? तो ये कौन सा बन जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इनको ध्यान में रखना, इनसे सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बताइए क्लियर है? ठीक है, मिटा दो इसको, लिखना भी ठीक है। ओके, ठीक है, अब बता दीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन बताइए जल्दी से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेफिनेशंस नहीं बता रहा मैं, ठीक है, जो क्योंकि थर्मो से फॉर्मूला ही पूछेगा, फॉर्मूला बेसिस सवाल पूछेगा। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा किसके बराबर होगा? Q प्लस W, राइट और रॉन्ग? del U is equal to Q plus W, del U is equal to Q plus W, and W is equal to minus P del V, so del U becomes equal to Q minus P del V, Q minus P del V। ठीक है, लास्ट टाइम तो एंथैल्पी का सीधा फॉर्मूला पूछा था 23 में, तो टीचर से सवाल पूछा था। ठीक है, तो del U is equal to Q minus P del V, del U is equal to Q minus P del V। अच्छा, इसमें बहुत सारे केस बनते हैं, एक केस बता रहा हूं मैं सिर्फ। मेरे को ये बताइए अगर मैं प्रोसेस ले लूं आइसोकोहरिक, अगर मैं आइसोकोहरिक प्रोसेस ले लूं, आइसोकोहरिक प्रोसेस ले लूं, समझ में इसको? ठीक है, इसी क्वेश्चन पे लगा रहा हूं मैं। अगर मैं आइसोकोहरिक प्रोसेस ले लूं, बताइए आइसोकोहरिक प्रोसेस में del V कितना? del V 0। ठीक, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई। ठीक है, तो बताइए उस टाइम पे del U किसके बराबर? 0 या Q? ये तो 0 हो जाएगा ना, तो Q माइनस 0 Q ही आ जाएगा। ठीक है, del U किसके बराबर? Q के बराबर आ जाएगा एट कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट बात, del U is equal to Q at constant volume, del U is equal to Q at constant volume. In case of isocohoric process, the amount of heat absorbed by a system, ये सिर्फ किस में इनकॉर्पोरेट होगी? इंटरनल एनर्जी में। वर्क डन कुछ भी नहीं होने वाला। आइसोकोहरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। आइसोकोहरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? ये साइक्लिक में भी लगेगा। जब साइक्लिक में ऐसा दे रखा हो ना, साइक्लिक में जब भी कहीं साइक्लिक चेंज दे रखा हो, मान लो कहीं साइक्लिक चेंज दे रखा है, इस हिसाब से लेट्स से मैं ऐसा लिख लूं, प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, लेट्स से दिस इज V1, दिस इज V2, और दिस इज अगेन V1, एंड लेट्स से दिस इज V2, कुछ ऐसा करके दे रखा अगर आपके पास, तो मुझे बता दीजिए, अगर मैं जनरल पूछ रहा हूं मैं, और मुझे बता दीजिए वर्क डन, वर्क डन जब मैं यहां से जाऊंगा A पॉइंट से B, B से C और C से D। ठीक है, किन किन पॉइंट्स पे वर्क डन 0 होगा? जिनमें वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। मुझे बताइए A से D जाने पे या D से A आने में, D से A आने में क्या वॉल्यूम बदल रहा है? नहीं सर, इधर भी V1 था, इधर भी कितना था, तो बताइए यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? 0 है। ठीक है, यहाँ पे बता दीजिए क्या B से C जाने में या C से B जाने में कुछ बदल रहा है? नहीं, तो यहाँ पे भी वर्क कितना होगा? लेकिन क्या यहाँ पे बदल रहा है? सर बिल्कुल बदल रहा है, यहाँ पे तो वॉल्यूम बदल रहा है। तो यहाँ पे वर्क कैसे निकाले? अगर यहाँ पे वॉल्यूम बदल रहा है तो यहाँ पे वर्क कैसे निकाले? सब फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला अलग होगा। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना, वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन in case of isothermal reversible process,
विल बी इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। या अगर मैं 2.303 ना लिखूं तो मैं LOG की जगह पे क्या लिखूंगा, LN नेचुरल लॉग, ठीक है ना। सो माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर दिस इक्वेशन बिकम्स माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2 बिकॉज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम एंड प्रेशर है इनवर्सली, दोनों में इनवर्स रिलेशन होगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका वर्क डन निकालने का, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे वर्क डन निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बिठाना पड़ेगा, ये वाला। अच्छा सवाल इस पे बन सकता है, साइक्लिक प्रोसेस पे अगर कोई सवाल बनाना तो ये बन सकता है। आपको बोलेगा बताइए ए से ए आने में, ए से चलेगा और वापस ए पे आगे तो कितना वर्क डन हुआ। तो ए से ए जाने पे आप देखोगे इधर तो जीरो है, इधर तो जीरो है, बट इधर होगा और इधर होगा, इधर भी वर्क डन होगा और इधर भी। डिपेंड करता है वॉल्यूम कितना दे रखा, डिपेंड करता है वॉल्यूम कितना और मोल कितना दे रखा है। तो यहाँ पे भी वर्क आएगा, यहाँ पे भी वर्क आएगा। जितना वैल्यू यहाँ पे आएगा आप क्या करोगे, टोटल वर्क को सम कर दोगे। सम करने पे जो वैल्यू मिलेगा वही आपका टोटल वर्क डन होगा, ठीक है। जितना सम करने पे मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन देखने को मिल जाएगा। तो ये वर्क डन कब है, इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, in case of irreversible process this work done will be equal to minus P external into del V, minus P external into del V which is equal to minus P external into V2 minus V1। again very important, इस पे भी सवाल बन सकता है। irreversible work done में irreversible work done निकालने का फॉर्मूला क्या है, minus P external into del V that is V2 minus V1। अच्छा अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो तब बताइए कितना वर्क होगा। मान लीजिए मैं ऐसा बोल दूं आपको कि आपका एक रिएक्शन हो रहा है या आपने एक सिस्टम ले रखा है, गैस आपका एक्सपैंड कर रहा है वैक्यूम में, कहां पे, वैक्यूम में, और बड़ी सारी कहानी लिख रखी है, फिर बाद में ये होगा वो होगा, वॉल्यूम में इतना चेंज एक्सेट्रा, और फिर पूछे कि बताइए वर्क कितना होगा, वर्क जीरो होगा। वर्क कितना होगा, क्यों, क्योंकि अगर वैक्यूम है तो एक्सटर्नल तो कोई प्रेशर लगने वाला नहीं है, सिर्फ एक्सपेंशन ही होगा, एक्सटर्नल कोई प्रेशर नहीं लगेगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगेगा तो वर्क डन कितना होगा, जीरो। ध्यान दीजिएगा वैक्यूम में वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा, एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा जीरो, ठीक है। लिख लिया, बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। इससे ऊपर वाले और भी फॉर्मूला होते हैं बट ये बेसिक है जहां तक नीट पूछता है। अभी कुछ भी टाइम नहीं हुआ, जल्दी करो। साढ़े 9 आए थे, पता नहीं 9:40 पे है। ठीक है, इस वाले को मिटा दूं, इस वाले पोर्शन को। हाँ जी, खबर आदिल से कॉल करेंगे क्लास में, वो शादी में ही है अभी शायद। ना 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 उनका अपना कहीं यार दोस्त की शादी में, वो मुझे पता नहीं। हाँ मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा ये आ गया फर्स्ट ऑफ थर्म, सना। अच्छा सेकंड, ठीक है। एंथैल्पी, एंथैल्पी, ठीक है। बताइए ये 23 में सवाल था, सिर्फ एंथैल्पी का इक्वेशन पूछा था बस, ठीक है, सिर्फ एंथैल्पी का इक्वेशन पूछा था, इस पे सवाल बन सकते हैं। तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। एंथैल्पी किसके बराबर, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दैट इज डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। दिस डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। डेल एन जी आर टी बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा था 2023 में, 2020 डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था, ठीक है ना। सिर्फ पूछा था कौन सा सही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सही हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी ये बता देता हूँ मैं, गैसियस, ठीक है। डेल एच इज इक्वल टू डेल यू, हमने क्या कर दिया यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लगा दिया। आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इफ देयर इज चेंज इन वॉल्यूम देन देयर इज चेंज इन मोल, बाकी तो कांस्टेंट है, इसमें मोल में चेंज आ जाएगा। सो डेल एन जी, यही इंपॉर्टेंट बात है, डेल एन जी ही कैलकुलेट करना पड़ता है यहाँ पे। सो डेल एन जी इज इक्वल टू गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। सिर्फ गैस, सिर्फ किसको कंसीडर करोगे, गैस को कंसीडर करोगे, ठीक है। तो गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, आ जाएगा। अच्छा यहां से एक और सवाल यहां पे जो पूछता है वो ये है कि बताइए डेल एच डेल यू के बराबर कब आएगा, डेल एच डेल यू से ज्यादा कब आएगा और डेल एच डेल यू से कम कब आएगा। मेरे को बता दो डेल एच डेल यू के बराबर कब आएगा। केस फर्स्ट लिख लेता हूं मैं, जब डेल एन जी कितना हो जाए, शून्य, जब डेल एन जी जीरो हो जाए, जितना मोल रिएक्टेंट का उतना मोल प्रोडक्ट का। बताइए जब ये जीरो हो गया ये सारी टर्म, तो डेल एच किसके बराबर हो गया, डेल यू के बराबर हो गया, ठीक है। केस सेकंड लिख लेता हूं मैं, केस सेकंड बता दीजिए मेरे को।
अगर डेल एन जी पॉजिटिव है, अगर डेल एन जी मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आया इसका मतलब ये होगा कि डेल एच को इन दोनों के बराबर, इसके बराबर करने के लिए इसमें कुछ प्लस करना पड़ रहा है। ध्यान देना, डेल एच को इसके बराबर करने के लिए डेल यू में कुछ प्लस करना पड़ रहा है। तो अगर डेल यू में कुछ प्लस करना पड़ रहा है इसका मतलब डेल यू कम रहा होगा, तो उस टाइम पे डेल एच इज ग्रेटर देन डेल यू। थर्ड केस, थर्ड क्या बन जाएगा, अगर डेल एन जी लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव हो जाए, उस टाइम पे डेल एच कम होगा और डेल यू ज्यादा होगा। ठीक है, इसको भी ध्यान में रख लीजिए, इस पॉइंट को भी ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है, अब सुनिएगा इसी क्वेश्चन पे सुनिएगा। ठीक है, अगर आपके पास इंटरनल एनर्जी ही ना दे रखा हो, फिर आपको इंटरनल एनर्जी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बताइए उस टाइम पे डेल एच किसके बराबर हो जाएगा, डेल यू कहां से लेके आओगे, फर्स्ट लॉ से। बताइए डेल यू किसके बराबर, क्यू माइनस पी डेल वी, दिखाया तो था, प्लस डेल एन जी आर टी, ये वाला लिख लेता हूं मैं, ऊपर वाली इक्वेशन में भी तो पुट कर सकते हो ना। ठीक है, बताइए कितना आएगा, पी डेल वी, दोबारा देखो, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। डेल यू में कहां से लेके आ गया, फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल यू किसके बराबर था, क्यू माइनस पी डेल वी। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। अब मुझे बताइए क्या माइनस पी डेल वी और प्लस पी डेल वी कैंसिल हो सकता है, सिर्फ एक केस में। ऐसा नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, लग तो रहा है कि कैंसिल होना चाहिए, ये सिर्फ तब कैंसिल होगा जब प्रेशर बराबर होगा। ध्यान देना, जब ये प्रेशर और ये प्रेशर बराबर होगा तब ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो जब प्रेशर क्या हो जाए आपका कांस्टेंट, प्रेशर क्या हो कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट हो, तो बताइए प्रेशर कांस्टेंट में पी और पी बराबर हो जाएगा, फिर इस वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूं, कट कर सकता हूं। तो बताइए उस टाइम पे डेल एच किसके बराबर आएगा, डेल एच सिर्फ किसके बराबर आएगा, लेकिन कब, एट कांस्टेंट। ठीक है, एक्सेस मैंने पीछे भी दिखाई, डेल यू इज इक्वल टू क्यू, अभी किया था थोड़ी देर पहले, डेल यू इज इक्वल टू एट कांस्टेंट, बट डेल एच इज इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। इनकी डेफिनेशंस भी बदलते हैं इस हिसाब से। अगर आप एंथैल्पी को इसी हिसाब से डिफाइन करना चाहें ना, तो आप डिफाइन करते हैं, एंथैल्पी में भी डिफाइंड एज the amount of heat absorbed or released by the system at constant pressure. Constant pressure पे सिस्टम कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा, that is known as enthalpy change. उसको हम क्या बोल देंगे, enthalpy change. दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, del u is equal to qv and del h is equal to qp, ये आ जाएगा आपका एंथैल्पी का इक्वेशन, ये एंथैल्पी इक्वेशन आ जाएगा। तो ध्यान में रख लो, इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, मैडम ऊपर वाले बेटा ये वाला, अच्छा ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, ध्यान देना, एंथैल्पी पूछ रखा हो और इंटरनल एनर्जी ना दे रखा हो तो आप क्या करोगे, पहले इंटरनल एनर्जी निकालोगे, उसके बाद एंथैल्पी का इक्वेशन डाल के एंथैल्पी फाइंड आउट करोगे। ओके, ये आगे बात किसकी, एंथैल्पी की। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं गिब्स की एनर्जी, एंट्रोपी की बात कर लेते हैं पहले। एंट्रोपी एक और थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, एस एंट्रोपी। ठीक है, किसके बराबर, एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। ठीक है, कितना सिस्टम में एंट्रोपी होगा, कितना ज्यादा सिस्टम में डिसऑर्डर या रैंडमनेस होगा। दिस चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू dq अपॉन टी, रिवर्सिबल, या इतना लिख लो समझ में आ जाएगा। डेल एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, डेल एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम रिवर्सिबली एट टेम्परेचर टी, दिस इज नोन एज एंट्रोपी। इसको हम क्या बोल देंगे, एंट्रोपी बोल देंगे। ठीक है ना, अब सुनिएगा ध्यान से जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में सवाल बन सकते हैं। ठीक है, एंट्रोपी में ये सिंपल सी बात तो आपको पता है, एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होगी, अगर मैं फेज की बात कर लूं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, गैस की सबसे ज्यादा, उसके बाद कम और सबसे कम, जिसमें ज्यादा डिसऑर्डर उसमें, जिसमें ज्यादा रैंडमनेस उसमें एंट्रोपी ज्यादा होगा। ठीक है, सिर्फ डेल एस है dq के बराबर है। अगर मैं लिख लूं एट कांस्टेंट प्रेशर, या कांस्टेंट प्रेशर से मैं ना लिख के ऐसा लिख सकता हूं, आइसोबारिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। बताइए आइसोबारिक प्रोसेस में ये क्यू किसके बराबर हो जाता है, ये क्यू ही है, ये चेंज है, सिर्फ डी लगा रखा है, डी सिर्फ चेंज है। ठीक है, अभी लिख पाया मैं पीछे, आइसोबारिक प्रोसेस में बताइए क्यू किसके बराबर हो जाता है, डेल एच के, अभी तो लिखा आपने, डेल एच इक्वल टू क्यू पी लिखा ना, डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी, तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल एच के बराबर। इक्वेशन बदलेगा और ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनेगा। तो बताइए डेल एच किसके बराबर, क्योंकि अभी क्या लिखूंगा मैं, डेल एच अपॉन टी। यहां पे सवाल बनते हैं। ठीक है, एक सवाल बता रहा हूं मैं, एक तरह का सवाल बता रहा हूं मैं, ये आपको लगेगा फेज ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे, फेज ट्रांसफॉर्मेशन ये लगेगा फेज ट्रांसफॉर्मेशन में, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो, लिक्विड से गैस आ रहे हो, फेज जब चेंज कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं, मान लीजिए मैं आपको ऐसा बोल दूं कि आपके पास 1 मोल
वाटर मॉलिक्यूल, कितना मोल? 1 मोल। एक मोल वाटर मॉलिक्यूल में कुछ इस तरीके का चेंज आ रहा है, दैट इज 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड से कहां जा रहा है? गैस में जा रहा है, ठीक है। बताइए लिक्विड से गैस की ये जा रखा है, और मान लीजिए डेल एच का वैल्यू दे रखा है, तो ध्यान सुनना। मान लो मैं लिखूं डेल एच का वैल्यू है x, डेल एच का वैल्यू कितना है? x है, ठीक है ना। एंथैल्पी है तो आप किलोजोल पर मोल में लिख सकते हो इसको, ठीक है। x किलोजोल पर मोल, कितना दे रखा है? x किलोजोल पर मोल दे रखा है, ठीक है। और आपको मैं ये पूछूं कि बताइए डेल s किसके बराबर होगा, तो बताइए डेल s आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस टाइम पे आप डेल s कैसे कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? यू नो दैट चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल h अपॉन t। अच्छा, बात किस फेज ट्रांसफॉर्मेशन की कर रहे हो? वेपोराइजेशन की। आप लिक्विड्स को हीट करके वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, वेपोराइजेशन की बात कर रहे हो। सो एंथैल्पी भी कौन सा आ जाएगा? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन, बताइए उस टाइम पे जो टेम्परेचर लगेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, राइट और लिक्विड से किसमें लेके जा रहे हो? ये चीज नहीं रखी मैंने, सवाल में ये मेंशन नहीं किया था। अंडरस्टूड, ये पता होना चाहिए आपको। अगर वाटर की बात कर रहा है और एंट्रोपी निकालने को बोल रहा है और एंथैल्पी दे रखा है, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट खुद ब खुद लिखना है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का नहीं दे रखा, अदरवाइज तो आप ढूंढते रहोगे टेम्परेचर तो नहीं था, मैं क्या पुट कर लूं, ठीक है। तो बताइए किसके बराबर आएगा डेल एस? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कितना दे रखा? x अपॉन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा वाटर का, ये आपको केल्विन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट? शाबाश, 373 केल्विन, राइट ना। 373 केल्विन, केल्विन हटा देता हूं मैं, वहां से हटेगा। तो ये जो वैल्यू रखा होगा इसको डिवाइड कर देंगे, इसके साथ जो भी आएगा आंसर मिल जाएगा आपको। तो मैं जनरल बता रहा हूँ, सिर्फ x रखे, ठीक है। तो आपके पास जरूरी नहीं है कि ये चीज दे रखी हो। टेम्परेचर ध्यान देना, वेपोराइजेशन पे सवाल बन सकता है, और ये टीबी बॉइलिंग पॉइंट जरूरी नहीं है कि आपके पास दे रखा हो, इसको आपने खुद ब खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है। लिखिए, बताइए एग को बॉईल करने पे एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा? एंट्रोपी बढ़ेगा या घटेगा? एंट्रोपी बढ़ेगा या घटेगा? दोबारा बता दो देख के सोच के। घटेगा। एग को बॉईल करने पे, ठीक, एग पहले किस स्टेट में होता है? शेल कुछ भूल जाओ, लिक्विड में। हीट कर दिया, बॉईल कर दिया, डिनेचुरेशन हो गया प्रोटीन्स का, किस में चला गया? सॉलिड में चला गया। तो लिक्विड से सॉलिड जा रहा है तो घटेगा, है ना। लिक्विड से सॉलिड जा रहा है तो ऑब्वियसली घटेगा, ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग ऑफ आइस में घटता है या बढ़ता है एंट्रोपी? मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को अगर मेल्ट कर लें तो हाँ, सॉलिड से किस में लेके जाएंगे? तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं क्या कर दूं, रबर को स्ट्रेच करूं, मतलब मान लीजिए रबर को स्ट्रेच कर दूं, रबर कौन सा? बालों वाला रबर ही मान लीजिए, चलो उसको स्ट्रेच करें, बताइए स्ट्रेच करने पे उसका एंट्रोपी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? पहले वो ऑर्डर्ड मैनर में होता है। जो रबर है ना, जिस स्टैटिक स्टेट में वो है, उस स्टैटिक स्टेट में वो बढ़िया है। जब आपने उसको उसकी इलास्टिसिटी को इंक्रीज कर लिया, तो उसके बाद उसकी एंट्रोपी आप क्या कर रहे हो? उसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ध्यान देना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। इसके बाद बता दीजिए गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी बता दीजिए, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे? जी से। इक्वेशन क्या आएगा? डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। दिस इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। दिस इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, वेयर डेल जी इज गिब्स फ्री एनर्जी। अगर इसके ऊपर नॉट लगा दूं तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। सेम ही बात है, इसके ऊपर नॉट लगा दूं तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। डेल एच एंथैल्पी चेंज माइनस टी टेम्परेचर, एंड डेल एस इज एंट्रोपी चेंज, ठीक है। मान लीजिए आपके पास डेल जी फाइंड आउट करने को बोल दे या डेल एच फाइंड आउट करने को बोल दे, फिर आप तीनों तरीके से इक्वेशन घुमा सकते हो। पर अगर डेल जी बोल दे और डेल एच ना दिया हो, फिर डेल एच कहां से निकालूंगा मैं? एंथैल्पी इक्वेशन से। डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। और अगर आपके पास डेल यू भी ना दे रखा हो तो वो कहां से निकलेगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अच्छा, यही भी इंपॉर्टेंट बात ये बता दीजिए, स्पॉन्टेनिसिटी क्राइटेरिया क्या होगा? आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब डेल जी क्या हो? जब डेल जी नेगेटिव हो। जब डेल जी क्या हो? नेगेटिव हो। जब डेल जी नेगेटिव हो तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। जब डेल जी नेगेटिव होगा तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, अब चाहो तो मैं दिखा दूं, दिखा दूं? मैं टेम्परेचर को वैरी करके दिखा देते हैं, लो पे कब होगा, हाई पे क्या होगा, डेल एच के हिसाब से। इतना ही है, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो इम्पोर्टेंट ही। अच्छा, एक काम करेंगे, उसमें आगे सवाल आएगा, सवाल में बता दूंगा, ठीक है। सो स्पॉन्टेनिसिटी क्राइटेरिया क्या होगा? डेल जी शुड बी, डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। चल एक सवाल पूछता हूँ बस। अब मेरे को ये बताओ, मान के चलो आपका डेल एच है पॉजिटिव। डेल एच कितना है?
जरा सुनना ध्यान से, डेल एच है पॉजिटिव, डेल एच है पॉजिटिव। मुझे ये बता दो, अगर डेल एच पॉजिटिव है तो आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा? तो कब से मेरा मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या हर एक टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, क्या लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, क्या हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा? इसको यहां पे बिठा के सोचो। डेल जी क्या आना चाहिए? ठीक है, डेल जी नेगेटिव आना चाहिए। डेल एच क्या दे रखा है? पॉजिटिव दे रखा है। तो मुझे बताइए, अगर डेल एच पॉजिटिव है तो किस टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? किस टेम्परेचर से मेरा मतलब है, मैं रेंज पूछ रहा हूँ, सिर्फ हाई लो या मान लीजिए किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है? तो आप बता दीजिए मेरे को किस टेम्परेचर पे ऐसा हो सकता है। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। क्या सब टेम्परेचर्स पे, क्या लो पे या क्या हाई पे? लगाओ लगाओ दिमाग। हाँ तो वैसे तो होगा ही क्या, एक ने हाई बोल दिया, एक ने लो बोल दिया, एक ने ऑल बोल दिया। लो पे लग रहा है, ठीक है। और हाई, ओके ठीक है, देखते हैं, सोचो ना थोड़ा, ठीक है, सुनना ध्यान से। कुछ नहीं करो, इस डेल एच की वैल्यू इधर पुट करो, ठीक है? बताइए डेल जी इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसमें? इधर कहां पॉजिटिव, ये फॉर्मूला को तो बदलने नहीं वाला माइनस, ठीक है? तो माइनस ही रहेगा, माइनस, उसके बाद टी, और फिर साथ में बताइए ये क्या आना चाहिए? अब अगर ऐसा हो, और ऐसा हो सकता है सर, अगर ऐसा हो कि ये वैल्यू ही सबसे हाई हो, इन दोनों पे ये वैल्यू भारी हो, तो अगर डेल एक्स ज्यादा हो तो बताइए ये वैल्यू किसमें आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव वाली टर्म ज्यादा हो, ये नेगेटिव है ना सारा, अगर पॉजिटिव वाली टर्म ज्यादा हो तो बताओ डेल जी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है? अगर ये वाली टर्म ज्यादा हो तो डेल जी क्या आएगा? मतलब मेरे को ये वाली टर्म ज्यादा लानी पड़ेगी, तो बताइए ये वाली टर्म ज्यादा कब ला सकता हूं मैं? हाई करके, इसका हाई वैल्यू लेकर, ठीक है? सो जब टेम्परेचर क्या होगा तब जाके ही डेल जी क्या आएगा? नहीं, और तब जाके रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, तब जाके क्या होगा? अच्छा अब ऐसा बता दो, अगर इस डेल जी को मैं नेगेटिव रखूं फिर सर, सुनना ध्यान से, इसको मैं नेगेटिव रखूं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, लेकिन साइन साथ में कौन सा रहेगा? वो हर टेम्परेचर पे रहेगा, चाहे कम करो ज्यादा करो, चाहे कम करो ज्यादा करो, हर एक टेम्परेचर पे फिर आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ठीक है ना? ये आ गया आपका क्या? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद एक दो फॉर्मूला और एक ही लो, ठीक है? उसके बाद आपका हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी दैट इज CH। कितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा किसी भी सबस्टेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए 1 डिग्री से या 1 केल्विन से, उसको हम हीट कैपेसिटी बोल देंगे। दिस हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन T। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन T। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है? अब सुनिएगा ध्यान से, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन T। हीट कैपेसिटी दो तरह की मैंने उसमें भी पढ़ा दी। मुझे बताइए हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव? अभी पता था ना थोड़ी देर पहले, एक्सटेंसिव। और इसके रिलेटेड जो दो और आ जाती है, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक, वो किसमें? वो इंटेंसिव में आ जाती है, ठीक है? तो यहां पे लिख लेता हूं मैं मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी दैट इज CM, और यहां पे लिख लेता हूं मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इससे जो दो फॉर्मूलाज निकलेंगे ना उनको ध्यान में रखना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज CS, वैसे तो इसको C से ही लिखते हैं, स्मॉल c से, बट थोड़ा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं स्मॉल s लिख लेता हूं। फिर बता रहा हूं इसको सिर्फ स्मॉल c से डिनोट किया जाता है, ठीक है? बताइए मोलर हीट कैपेसिटी किसके बराबर? हीट कैपेसिटी अपॉन मोल, राइट और रॉन्ग? हीट कैपेसिटी अपॉन मोल, ठीक है? पर मोल की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा इसकी जगह पे मैं CH की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं? Q अपॉन T, n साथ में ही है, Q अपॉन T, n साथ में, ठीक है? इंपॉर्टेंट इक्वेशन, मोलर हीट कैपेसिटी वेयर n इज नंबर ऑफ मोल, ठीक है? अगर नंबर ऑफ मोल 1 हो जाए तो बताइए मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक में कोई अंतर रहेगा क्या? नहीं, दोनों तो सेम हो जाएंगे, ठीक है? स्पेसिफिक बता दीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन मास। एक मोल का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना हीट लगेगा 1 डिग्री से, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। और 1 ग्राम या 1 kg सबस्टेंस का हीट इंक्रीज करने के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, उसको हम बोल देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बताइए CS किसके बराबर? इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? Q अपॉन MT। अब चाहो तो स्मॉल q भी लिख लो, इससे दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है? Q अपॉन MT, वेयर m इज मास, m क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा, ठीक है? अब सुनिए जो मैं बताने वाला हूं, ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। इधर लिख लेता हूं मैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और इधर लिख लेता हूं मैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट
ठीक है, अब बताइए मेरे को, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्यू किसके बराबर, अभी पढ़ा है मैंने, वापस आ गया ये। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्यू किसके बराबर, डेल एच के बराबर, डेल एच के बराबर। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्यू किसके बराबर, डेल एच के बराबर। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, आइसोबारिक प्रोसेस हो, तो उस टाइम पे पीछे लिखवाया तो मैंने अभी, क्यू किसके बराबर हो जाता है, डेल एच के, है ना, डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी, राइट और रॉन्ग, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। क्यू पी इज इक्वल टू डेल एच, क्यू पी इज इक्वल टू डेल एच। तो बताइए इधर मैं क्या पुट करूंगा, क्यू की जगह पे डेल एच पुट कर दूंगा, ठीक है। बताइए डेल एच किसके बराबर आ जाएगा, डेल एच निकाल रहा हूं मैं यहां से, बताइए डेल एच किसके बराबर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज सी डी टी। इसको अब डिवाइड में रख लो, अगर टेम्परेचर चेंज कर रहा हो तो सी डी टी रखूंगा मैं, एच से कंफ्यूज नहीं होना, नहीं याद रहेगा तो छोड़ देना, ठीक है ना। तो डेल एच इज इक्वल टू सी डी टी, डेल एच इज इक्वल टू सी या सी डेल टी, अब जैसे भी याद रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। डेल एच इज इक्वल टू सी डेल टी। अच्छा ये बता दीजिए मोलर हीट कैपेसिटी किसके बराबर आ जाएगा, फिर से यहाँ पे क्यू किसके बराबर, ठीक है। तो बताइए डेल एच किसके बराबर आ जाएगा, ये हीट कैपेसिटी के लिए, ये मोलर के लिए और फिर स्पेसिफिक के लिए, सीएम एन डी टी, सीएम एन डी टी, डेल टी चेंज, डी या डेल दोनों चेंज है, ठीक है ना, एक स्मॉल एक लार्ज लिख सकते हो, दोनों से डेरिवेटिव है, डी और डेल्टा से चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अच्छा बताइए स्पेसिफिक किसके बराबर आ जाएगा, डेल एच इज इक्वल टू सी एस एम डी टी या डी एम टी, जैसा भी लिखना चाहो, डेल या डी, ठीक है। अच्छा अगले वाले में बताना, सेम इक्वेशंस बनेंगे, सेम इक्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये लगेगा, याद रखना ये लगेगा, बाकी भी लग सकते हैं बट ये लगेगा, ठीक है। डेल एच इज इक्वल टू सी बी, डेल एच इज इक्वल टू सी डी टी, डेल एच इज इक्वल टू सी डी टी या सी डेल टी, ठीक है। अब बताइए वॉल्यूम की टर्म्स में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं तो फिर डेल एच किसके बराबर, सर फिर भी क्यू के बराबर, बट एट सॉरी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं फिर डेल यू क्यू के बराबर, फिर डेल यू क्यू के बराबर। तो फिर अब बता दो, अब डेल यू की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, सॉरी क्यू वी की जगह पे क्या पुट करूंगा, जब पहले डेल एच कर रहा था अब क्या पुट करूंगा, तो बताओ पहला इक्वेशन क्या बनेगा, डेल यू इज इक्वल टू सी डी टी, सही है ना। दूसरा डेल यू इज इक्वल टू सी एम एन डी टी, सेम बनेगा, बस डेल एच की जगह पे क्या लिखना आपने, लेकिन वो कब होगा, कंडीशन ध्यान में रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो फिर आपका क्या आ जाएगा डेल एच, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा फिर क्या आ जाएगा। तो ऐसा होता है कभी कभार आपके पास हीट कैपेसिटी दे रखी होती है और आपको एंथैल्पी पूछ लेता है, तो अगर हीट कैपेसिटी दे रखी है और एंथैल्पी पूछ लेगा तो आपको ये वाले इक्वेशंस पुट करने हैं, डिपेंड करता मोल दिया है नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा इसके साथ में आपको ये रिलेशन भी पता है सीपी और सीवी में, व्हाट इज सीपी एंड सीवी, व्हाट इज सीपी एंड सीवी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, ठीक है। मैं एक काम कर सकता हूँ, इन दोनों फॉर्मूलाज को सम करके मैं इसमें कर देता हूँ सिंपल, जो मैंने लिखे ना सारे के सारे, इनमें से दो सिंपल लिख लेता हूँ मैं, देखो एक तो ये डेल एच इज इक्वल टू सीपी डी टी, और दूसरा लिख लेता हूं मैं डेल यू इज इक्वल टू सीवी डी टी, ठीक है। ये क्या था, एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू चेंज इन टेम्परेचर, इनटू चेंज इन टेम्परेचर, और इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, इनटू चेंज इन टेम्परेचर था, बड़ा ठीक था, सॉरी डेल टी है, चेंज कर लीजिएगा इसको, ये बड़ा टी था, बड़ा टी था, टेम्परेचर ये टाइम मत पड़िएगा, ठीक है। अच्छा सीपी और सीवी में रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, ये इजी लिख रहा हूं मैं, आपको डेरिवेशन तो आता नहीं है नीट में, आपको डेराइव नहीं करना, आपको सिर्फ रिलेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। सो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एक मोल के लिए, और मोल एक ना हो तो फिर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर, ये रिलेशन किसके बीच में आएगा, सीपी माइनस सीवी के बीच का, ठीक है। और यही सीपी और सीवी को मैं डिवाइड कर दूं, सीपी अपॉन सीवी, ये बन जाता है आपका गामा के बराबर, और गामा डिफर करता है आपका मोनो एटॉमिक गैस के लिए अलग होता है, डायटोमिक गैस के लिए अलग होता है, पॉली एटॉमिक गैस के लिए अलग हो जाता है, ठीक है।